जसपाल साहब, दो चीज़ें मैं आपको टॉस कर रहा हूँ। मैं इंटरप्ट बीच में नहीं करना चाह रहा। एक तो ये कि जो जो भी यहाँ पे पार्टी हो, किसी भी मुल्क में हो, चलें लेट्स कीप इट वाइड ओपन, किसी भी मुल्क में कोई भी पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे रिलीजियस हो, अगर वो मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करे तो उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए फॉर लाइफ टाइम या नहीं, वन। एंड सेकेंडली, इसके साथ मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा। ये जो बात हम कर रहे हैं, जैसे ज़मीर साहब भी कह रहे हैं और जनरल साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जनरल साहब इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि टर्की में मुज़ाकरात जो है वर्कआउट कर जाएंगे, और ज़मीर साहब कहते हैं जनाब कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं अफगान गवर्नमेंट ने, वो उसको पूरा करेंगे। एंड देयर इज़ अ प्रेशर एज वेल, चाइना, टर्की, ईरान एंड दे लाइक ऑल द कंट्रीज जिनके वहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। और अफगानियों को ख़ुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे एक इकनॉमिक बूम आ सकता है अगर ये इन चीज़ों से जान छुड़ा लें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। आपके ख्याल में ये एक्सक्यूज मी, जान छुड़वा लेंगे जसपाल साहब? पहली बात तो यह है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को या रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करेगा तो उसको स्टेट के पास राइट है अपनी रिट एस्टैब्लिश करने का, तो वो करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना जो है वो भी एक प्रोसेस है, उससे आप गुजर के बैन करते हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिक करते हैं और वो उसको बैन कर दें, ये नहीं। रहेगी बात के जी के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिन पार्टी, खास तौर पे जो आपकी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डेमोन्स्ट्रेट भी करती हैं डंडा फोर्स अपने साथ ले आके, और अभी जिस तरह टीएलपी ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ऐसी पार्टी के लिए स्पेस बैन नहीं करना चाहिए। सिर्फ इनके ऊपर प्रॉपर एक प्रोसेस होना चाहिए और इनको बिहाइंड, इनके लीडरशिप को और इनके वर्कर्स को और जो इनके साथ इन्वॉल्व है उनको बिहाइंड दी बार्स होना चाहिए। अगर एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और उसके वर्कर्स को आप जेल में रख सकते हैं तो इन मुल्लास को आपने क्यों नहीं रखा हुआ? तो इनको बिल्कुल आयरन हेड से आपको ट्रीट करना होगा। अदरवाइज रिट ऑफ द स्टेट क्या होती है? आपने स्टेट का अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये एस्टैब्लिश्ड है कि आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, ना कि आप रूल लॉ को आपने कंट्रोल करेंगे। 5 डेज आपका मुल्क स्टैंड स्टिल रहा, मेन आर्टरीज बंद रही, पुलिस जो है बाकी सारे क्राइम्स को छोड़ के इस पे लगी रही और पुलिस के लोग जवान शहीद भी हुए। ये कौन सी डेमोन्स्ट्रेशन थी कि अगर आप इसराइल का और गाजा की वॉर की बात करें तो वो तो वहां पे स्टेक होल्डर्स ने खुद मान ली थी। मिनॉरिटीज पे आप अटैक करते हैं, ये कहाँ क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिट करता है मिनॉरिटीज के राइट्स का। तो मेरा ख्याल है कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव होगी उसको अकॉर्डिंग टू दैट मूव उसके ऊपर स्टेट को फॉर्मली ट्रीट करना है, और अगर स्टेट नहीं कर सकेगी तो फिर अनार्की होगी, और अनार्की जो है वो स्टेट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी डिवाइस का मौजब बनती है। लिहाजा इस पे दो राय नहीं है किसी की भी। इस पे जो भी करे पार्टी, कोई भी इसको, हाँ पॉलिटिकल गैदरिंग हो मगर उसमें कहाँ पैरामिलिट्री का आंसर है, या ये कहाँ कहा गया है कि जी कि आप रोड्स को ब्लॉक कर दें और लोगों के लिए अजाब इलाही बन जाए। आपने देखा होगा कि वो जो 3-4 दिन रहे हैं, कोई ना इस्लामाबाद में मूव कर सकता था ना लाहौर में कर सकता था, पूरे पंजाब को आपने स्टैंड करके इसकी, उसमें जो ट्रकर्स का नुकसान हुआ, जो आम आदमी का नुकसान हुआ, जो ग्रोअर का नुकसान हुआ, वो कौन पूरा करेगा? मेरा तो ख्याल है कि इस पार्टी के वो जो सोना वगैरह लेके घूम रहे हैं या इतना उनके बैंक बैलेंस है, वो अवाम में बांटने चाहिए और जहां जहां लोग सफर किए। आपका सेकंड क्वेश्चन था अफगानिस्तान पे जी। मैं उसमें 2 किस्म का कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहूंगा। उसके पीछे रीजन है, हमारा जो नेबरहुड है ये बड़ा स्ट्रेंज है, और हमारे तमाम नेबर्स ने पाकिस्तान को एक अपना बैटल फील्ड भी बनाते हैं और एक अपनी अमाजगाह भी है और अपने क्लेम्स भी करते हैं। ईरान ने किया, जब आपने मिलिट्रली उसको रिस्पॉन्ड किया, पहले हम नहीं करते थे, तो उसके बाद से ईरान के साथ आपके रिलेशन बिल्कुल स्मूथ है। इंडिया ने आप पे अटैक किया, आपने जब उनको इन काइंड पे किया तो आप मोदी साहब नारे तो लगा रहे हैं ऑपरेशन 2 के, मगर वो नहीं होगा, मुश्किल होगा उसके लिए। हाँ, अपनी साख को बचाने के लिए आपने शुरू में कहा वो कोई भी मिलिट्री एडवेंचरिज्म कर सकता है क्योंकि इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। दूसरी तरफ आपकी बात जो अफगानिस्तान की, देखिए 45 इयर्स प्लस आप कह सकते हैं हमने अफगानिस्तान बॉर्डर को बॉर्डर माना नहीं। हमने अफगानिस्तान को कभी ट्रीट नहीं किया एज ए अफगानिस्तान, और हम हमेशा ब्रदर तो कहते हैं, हम फ्रेंड्स नहीं है। उसकी वजह से अफगानों का एक वतीरा बन गया कि जो भी काबुल में बैठता है वो इंडिया से पैसे लेने के लिए या एंटी पाकिस्तान
फोर्सेस से पैसा बटोरने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर एलिज भी करता है और अपने तमाम क्राइम्स भी हमारे ऊपर डाल देता है, और इस वजह से हम बॉर्डर को मैनेज कर नहीं सके। हमने बॉर्डर में के ऊपर एक इलिजिटिमेट इकोनॉमी डेवलप कर दी है, इलिजिटिमेट ग्रुप्स डेवलप कर दिए हैं, जिनके लाइफ लिविंग स्टाइल ही है, और उसकी वजह से हमारे अंदर भी काफी, जिस तरह पहले जर्नल साहब ने कहा, काली भेड़ें बन गई हैं। तो ये है। मगर इस दफा एक चीज पे मैं बड़ा कन्विंस हूं कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, क्योंकि ये जो अफगान है हिस्टोरिकली ये सिर्फ पावर को मांगते हैं, और हमने मिलिट्री पावर पहली दफा यूज करके उनको बताया कि हम आपको कॉन्कर नहीं करेंगे, हम आपको गुरिल्ला वॉरफेयर में ड्रैगन नहीं करेंगे, मगर हम आपको पनिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि डिटेरेंस बाय पनिश अप करेंगे, ना कि डिटेरेंस बाय डिनायल करेंगे, ना कि आपको अपीज करेंगे। अगर हमारी ये पॉलिसी फर्म रही तो ये अफगान बिल्कुल सेकंड थॉट में इनको नहीं आएगी कि पाकिस्तान में हम कोई हरकत करें। हाँ, अगर हमारी ये पॉलिसी कल को, क्योंकि हमने अपनी अफगान पॉलिसी एक स्कूल ऑफ थॉट और मुल्लाइज्म के हवाले की रखी है, और पश्तूनों में भी एक ग्रुप को पकड़ी रखा है। अगर हम वहां पे हर ग्रुप के साथ अपने लिंक डिप्लोमेटिक बढ़ाते हैं, और जो हमारे साथ नहीं ट्रीट करता, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बड़ा राइटली फरमाया कि अभी 2024 में एक यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई जुलाई में, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कि अफगानिस्तान में अलकायदा जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है, सुसाइड की ट्रेनिंग देती है, सुसाइडल बॉम्बर्स की तरीके तालिबान पाकिस्तान को। अब क्या अफगानों को नहीं पता कि ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है सुसाइडल्स की, और वो कहाँ पे हो रही है? ये बिल्कुल गलत बयानी वो करते हैं। इनका जो इलाज है वो गन है, और गन से अब आपने उनको इलाज शुरू किया है, तो ये एग्रीमेंट पे भी कारआमद रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये एज ए प्रॉक्सी इंडिया की वर्क करेंगे, इंडिया को मिल्क करने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए। ये एक वतीरा इनका थ्रू आउट रहा है, वो उस पर ये रहेंगे, मगर इनको टीच करने के लिए मिलिट्री पावर आपको यूज करनी पड़ेगी, बॉर्डर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये इनके साथ आपको क्लियरिटी के साथ आना पड़ेगा। जयसवाल साहब, आई वांट योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन दिस। टर्की, वहाँ पे अभी आपको लगता है कि चाइना, टर्की, ईरान, कतर, ये सब मिलकर ये इस पे प्रेशर डालेंगे, और ये वहाँ पे जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको ख़त्म करवा लेंगे? और अगर करवा लेंगे तो कितना जल्दी करवा सकते हैं? जयसवाल साहब, देखिए, हम सब की ख्वाहिश तो है कि वहाँ पे जो अराउंड 22 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की सेंचुरीज में वो ख़त्म हो, मगर ख्वाहिशें इस तरीके से नहीं पूरी हो सकती जिस तरह हम सोच रहे हैं। और तालिबान खुद भी, उनका एक माइंड सेट है, उनका ब्रॉटअप सारा इसी 2 नंबरी में हुआ है कि कभी वॉर में रह के, और उनके पास और कोई इल्म ही नहीं है सिवाय इसके कि गुरिल्ला वॉरफेयर करने के। मगर उनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान उनके साथ इस तरह एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में नहीं उलझेगा, बल्कि सिर्फ स्ट्राइक्स करके उनको पनिशमेंट करेगा। दूसरी तरफ यह है कि ये सब ग्रुप्स की मजबूरी है। इस वक्त देखें, चाइना में ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट उनके लिए कंसर्न है, सेंट्रल एशियंस के लिए कंसर्न है, तुर्की के अंदर से लोग इधर आते जाते हैं, उनका मसला है। ठीक, ईरान का तो बहुत बड़ा मसला है, ईरान के साथ ये नहर एक बहुत बड़ी बना रहा है, तो लिहाजा ये इनको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर है जो नेबरहुड का है कि यहाँ पे अमन हो और हमारी इनसे जान छूटे।